हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। दोस्तों, जो हमारी क्लास चल रही थी, राजस्थान के चौहान राजवंश से संबंधित हमारी क्लासें चल रही थी। इससे जो पहले हमने क्लास पढ़ी है उसके अंदर हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े। दोस्तों, आज हम जो देखेंगे जालोर के चौहान। कहाँ के जालोर दोस्तों? जालोर के चौहान। दोस्तों, देखेंगे कि जालोर के चौहानों की जो किस हिसाब से इसका नाम पड़ा है। तो दोस्तों, जाल वृष्टि अधिकता होने के कारण इसे इसका प्राचीन नाम दोस्तों जालनगर, जबालीपुर, स्वर्णगिरी, जलालाबाद और जालनगर के नाम से भी जाना जाता है। और जालोर के जो चौहान है तो यहाँ पे देखेंगे कि जबाल की तपोभूमि यहाँ पे थी दोस्तों। जालोर के प्राचीन नाम मैंने आपको बता दिए। राजवंश दोस्तों कौन सा था? चौहान। दोस्तों, जो राजवंश दोस्तों यहाँ पे था वो चौहान था। और शाखा कौन सी थी दोस्तों? सोनगरा शाखा थी। सबसे पहले जो यहाँ पे राजा आते जिनका नाम है दोस्तों कीर्तिपाल। क्या नाम है? कीर्तिपाल चौहान। पिता अलहन चौहान, इनके पिताजी का नाम अलहन चौहान था। और ये परमार वंश को पराजित कर सोनगरा चौहान की स्थापना करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे परमार राजवंश हुआ करता था, तो उस परमार राजवंश को ये पराजित करके और कीर्तिपाल चौहान के द्वारा यहाँ पर सोनगरा चौहान की दोस्तों स्थापना की गई। उपाधि, इनकी उपाधि देखेंगे तो कित्तू एक महान राजा, कीर्तिपाल की एक उपाधि है कि कित्तू एक महान राजा। ये किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? तो ये मोहनोत नैणसी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? मोहनोत नैणसी के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी कि कित्तू एक महान राजा। फिर मोहनोत नैणसी को एक राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो राजेश्वर की उपाधि, दोस्तों इन्हें राजेश्वर की उपाधि भी दी गई है, जो सोंधा शिलालेख जालोर से में मिलती है। कहाँ से मिलती है राजेश्वर की उपाधि? सोंधा शिलालेख, जो जालोर से में इनकी उपाधि मिलती है दोस्तों। सोनगरा चौहानों की कुल देवी दोस्तों कौन है? आशापुरा माता। सब जो शाखा है जो इनसे चौहानों से अलग अलग निकली है, इनकी अलग अलग कुल देवियां है। तो सोनगरा जो चौहान है इनकी कुल देवी कौन है दोस्तों? आशापुरा माता है। कौन है? आशापुरा माता। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों, कीर्तिपाल के तत्पश्चात यहाँ कीर्तिपाल के ही पश्चात ही जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बना वो बने थे उदय सिंह। कौन बना? उदय सिंह बना। उदय सिंह के बारे में देखेंगे दोस्तों तो 1228 ईस्वी में दिल्ली शासक इल्तुतमिश को पराजित किया। किसने? उदय सिंह के द्वारा 1228 ईस्वी को दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को इन्होंने पराजित किया था। दिल्ली शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद द्वितीय के सेनापति बलबन को 1252 में पराजित किया था। और इनके द्वारा जो दिल्ली के शासक नासिरुद्दीन थे, महमूद द्वितीय के जो सेनापति बलबन थे, उनको भी उदय सिंह के द्वारा 1252 में पराजित किया गया था। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को भी पराजित किया। और मेवाड़ के एक शासक हुए जिनका नाम सामंत सिंह था। सामंत सिंह को इन्होंने भी पराजित किया था। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे युद्ध लड़े थे। तो आगे देखेंगे गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था लवणीय प्रसाद। क्या था? लवणीय प्रसाद को भी इन्होंने पराजित किया था। उदय सिंह के बाद सामंत सिंह के तत्पश्चात सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बनता है जिनका नाम है दोस्तों कान्हड़ देव। कौन बनते हैं? कान्हड़ देव बनते हैं। उदय सिंह के बाद और सामंत सिंह के बाद जो तत्पश्चात जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बनते हैं जिनका नाम है कान्हड़ देव। कौन है दोस्तों? कान्हड़ देव। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे राजस्थान के अंदर जो हमारा जालोर का अगला शासक बनता है कान्हड़ देव चौहान। कौन बनते हैं दोस्तों? कान्हड़ देव चौहान। दोस्तों, कान्हड़ देव चौहान के बारे में देखते हैं तो इनका जो कार्यकाल है, जो इनका जो शासन काल है 1305 से लगा के 1311 तक रहा। दोस्तों, इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है, इनका ग्रंथ था कान्हड़ देव प्रबंध। कौन सा ग्रंथ था दोस्तों? कान्हड़ देव प्रबंध, जो पद्मनाभ ने लिखा था। किसने? पद्मनाभ ने लिखा था। दोस्तों, इनकी संपत्ति की जो तुलना है, इनके पास इतना धन था दोस्तों कि इनके धन की जो इनकी संपत्ति की तुलना है इंद्र के घर रिद्धि व नव रिद्धियों से की गई है। दोस्तों, इनके पास मतलब पार धन था, तो इसलिए इनके जो संपत्ति है, धन की तुलना है दोस्तों इंद्र के घर रिद्धि व नव रिद्धियों के
द्वारा निधियों से की गई है, इतना इनके पास धन था। दोस्तों इनके एक पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों वीरमदेव। क्या नाम था? जो वीरमदेव। और इनकी रानी का नाम दोस्तों क्या था? जेतल देवी। रानी का नाम था दोस्तों जेतल देवी। इनके समकालीन जो शासक था जिनका नाम दोस्तों आप देखेंगे, दिल्ली का शासक था एके। कौन? एके अलाउद्दीन खिलजी। तो कानड़ देव और दिल्ली के शासक के बीच में दोस्तों जो युद्ध वगैरह चले इस क्लास के अंदर आप देखेंगे। तो एक के वह कानड़ देव के बीच दुश्मनी के कारण कौन कौन से, उन कारणों को अपन विस्तार से याद देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और एके के बीच में कौन कौन से दुश्मनी के कारण रहे हैं, इस हिसाब से इनके बीच में किस प्रकार से दुश्मनी हुई है। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच दुश्मनी का कारण क्या रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अधिकार था। और क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर अधिकार था। गुजरात जाती अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कानड़ देव चौहान ने कर वसूला। जिस प्रकार से दिल्ली से यदि कोई शासक गुजरात जाएगा तो राजस्थान के मार्ग से होते हुए, जालोर से होते हुए जाएगा। तो इस प्रकार से जब अलाउद्दीन की खिलजी की जब सेना गुजरात जाते हुए जालोर से गुजर रही थी, तो गुजरती हुई सेना से कानड़ देव चौहान ने क्या दोस्तों? कर वसूला कि आप यहाँ से निकलोगे तो हमारे को कर देना पड़ेगा। इस हिसाब से भी यह भी एक देखा जाए तो ये क्या था दोस्तों? एक आक्रमण का कारण या दुश्मनी का कारण था। सबसे पहले दोस्तों कारण ये भी था। और एक आपको किसी भी पॉइंट में आप देखो तो एक आपको लिख देना साम्राज्यवादी नीति। कौन सी? साम्राज्यवादी नीति का भी कारण हो सकता है। फिर दूसरा जो आप देखेंगे कारण, तो देखेंगे कि एके के सेनापति ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से मूर्ति उठाकर दिल्ली ले जा रहा था उल्गू खान। कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो गुजरात से सोमनाथ मंदिर से मूर्तियां उठाकर दिल्ली ले जा रहा था, कौन? जिसका नाम क्या था? उल्गू खान। और जो सोमनाथ की मूर्तियां लेके जा रहा था, इनसे मूर्तियां छीनी, वो कौन था? वो टुकड़े इनसे छीने। और एक सेनापति था कानड़ देव का जिनका नाम था जेता देवड़ा। क्या था? जेता देवड़ा के द्वारा यहाँ पे मूर्तियों को छीना गया। और यहाँ से ये भी एक मुख्य कारण दोस्तों था। फिर देखेंगे उल्गू खान पर आक्रमण कर कानड़ देव ने यह मूर्ति छीनकर 5 स्थानों पर स्थापित करवाई। उल्गू खान जब ये मूर्तियां लेके जा रहा था तो इनके द्वारा मूर्तियां छीन ली गई और ये 5 स्थानों पर स्थापित करवाई गई। एक सोरठा, एक बागड़ा, एक साहिवाल और जालोर और आबू के अंदर ये मूर्तियां स्थापित करवा दी गई। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था एक के और कानड़ देव के बीच दुश्मनी का कारण। दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों इस दुश्मनी का जो कारणवंश ये दुश्मनी बढ़ी, इससे धीरे धीरे दुश्मनी आगे बढ़ती है और एक 1305 के अंदर आक्रमण होता है। किस पर? ये 1305 पर कानड़ देव पर आक्रमण होता है। कब होता है? 1305 के अंदर। इसके अंदर एन उल मुल्क मुल्तानी ने नेतृत्व में आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया? एके का सेनापति था जिसका नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। कानड़ देव ने इसके साथ संधि करते हुए एके की अधिकार स्वीकार किया। और कानड़ देव ने इसके साथ और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी, इसके साथ संधि करते हुए एके की सेना क्या किया? एके की अधीनता को क्या किया दोस्तों? स्वीकार कर लिया। वो वीरमदेव को नियुक्ति दिल्ली दरबार में की गई। और हमारे जो वीरमदेव है इनके जो पुत्र थे, इनकी नियुक्ति दिल्ली के दरबार अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उनकी नियुक्ति की गई। एके की पुत्री फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी क्योंकि राजस्थान का सबसे खूबसूरत, यदि उस टाइम का, यदि आज जो हमारे टाइम में चल रहा है नील नीतीश या कोई भी अक्षय कुमार जैसे एकदम दिखने वाला स्मार्ट लड़का था तो कौन था? वीरमदेव था। तो जब वीरमदेव वहाँ पे गया तो उनकी जो पुत्री थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो वो उनसे प्रेम करने लग जाती। क्या करने लग जाती है? वीरमदेव से प्रेम करना लग जाती है और उनसे शादी करना चाहती है। क्या करना चाहती है? शादी करना चाहती है। वीरमदेव ने मना किया। वीरमदेव दिल्ली से भागकर जालोर आ गया। इस प्रकार से वीरमदेव ने वहाँ पे मना किया और वहाँ से भागकर दिल्ली आ गया। तो वीरमदेव भाई इतना ही खूबसूरत था। आप देखोगे तो वहाँ पे वीरमदेव जब वहाँ पे जाता है दिल्ली के दरबार के अंदर, तो जब वहाँ से गुजरता है तो अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगता है इतना खूबसूरत लड़का, तो इसकी क्या मतलब, कोई आलोचना तो करते हैं ना। तो उस प्रकार से जब वो वीरमदेव वहाँ से गुजर रहा होता है तो अलाउद्दीन खिलजी उनको बुलाता है कि आपके मतलब कि दाढ़ी कम क्यों आती है, मतलब बाकी तो आप सब ठीक है लेकिन आपकी दाढ़ी नहीं आती है। तो इसकी सटीक जवाब दिया किसने? वीरमदेव ने सटीक जवाब दिया कि अलाउद्दीन जी, जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो जो दाढ़ी वाला काउंटर था वहाँ पर आप खड़े थे, तो वहाँ पे जो बाल बन रहे थे वहाँ पर आप खड़े थे, तो उस हिसाब से मैं वहाँ से आगे निकल गया। क्या? मैं वहाँ से आगे निकल गया और आप वहाँ पे खड़ा रहना। जब आगे वाली खिड़की पे गया तो वहाँ पे क्या है? दिमाग के यहाँ फिर भेजा विक्रांत भेजा दे रहे थे, तो मैंने वहाँ से दिमाग लिया और आपने
वहाँ पे बाल लेने की कोशिश की, तो आपके बाल ज़्यादा है, मेरे नहीं है। इस प्रकार से सटीक जवाब देने पर अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही बुरा लगा। तो ये बात थी वो पूरे के पूरे जो वहाँ पे चौकी वगैरह जो इस गांव मोहल्ले में सब में फैल गई कि इस प्रकार से कोई राजकुमार आया है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को इस प्रकार से सटीक जवाब दिया, और उसके साथ साथ भी वो एक खूबसूरत युवक है। ये बात तो देखो बात ज़्यादा नहीं इधर उधर रहती है, तो औरतों से बातें इधर उधर होती रहती है। तो ये बात किसके पास, फिरोजा के पास जाती है। तो फिरोजा ने सोचा कि ये खूबसूरत तो है ही है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतना भी मतलब दिमाग वाला है। तो एक बार दिन में सुबह क्या होता है कि वहाँ से जब वीरमदेव स्नान करके वापस लौट रहा होता है, यूं स्टाइल में, अक्षय कुमार की स्टाइल में, शर्ट कंधे पे डाला हुआ, सिक्स पैक दिख रहे हैं वहाँ से एकदम। तो फिरोजा ने सोचा कि ये तो मैंने सुना था कि वीरमदेव इतना खूबसूरत, लेकिन ये कौन है। तो किसी दासी ने पास में आके बोला कि यही वीरमदेव। कौन है, यही वीरमदेव है। तो इस प्रकार सुनते हैं वहाँ पे फिरोजा क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और जब होश आता है तो अपने पिताजी के पास में जाती है और बोलती है पापा। तो कहे हाँ। तो कहे अब बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। क्या कैसे। तो कहे मैं तो शादी करूंगी तो किससे करूंगी, वीरमदेव से करूंगी। अलाउद्दीन खिलजी बोलता हाँ अंगेली बातों करेगी। क्यों, क्योंकि अब देखो दिल्ली के बहुत बड़े मतलब शासक है, और एक वो छोटे से राजस्थान के अंदर जालोर का शासक, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि नहीं मैं तो शादी करूंगी। तो यदि रोती हुई और आंखों में आंसू गिराती बोलती है कि यदि आज मेरी माँ होती ना तो मेरे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो अलाउद्दीन खिलजी मन में सोचता है कि ये तेरी सब माँ के ही चिमना बेगम सब उसके ही तो चोच ले, तब तो इतने भुगत रहे हैं। तो इतना बोल के वो इनको बोलता है चलो तेरे को खुश रखेंगे। इसके बाद में वो बोलता है कि हम आगे बात करेंगे। इस प्रकार से वो कानड़ देव से बात करता है, और कानड़ देव को उस राज दरबार में बुलाता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, और हमारी जो फिरोजा है वो आपके किससे प्यार करती है, वीरमदेव से प्यार करती है और उनसे चाहती है। तो इस प्रकार से बात को आगे बढ़ाया जाए और इसको रिश्ते में बदला जाए। तो एक बार तो कानड़ ने सोचा कि हम अपनी मुसलमानों को या फिर इनको मुस्लिम को अपने हिंदू धर्म को खराब नहीं करके इनको किससे अपनी बेटी या इनकी बेटी लेके अपने बेटों को इनके साथ में शादी कर दी जाए। तो इनको एक उचित नहीं लगा। इन्होंने सोचा यदि अभी इस दरबार में बोल दिया तो ये हमारे को क्या करे, अलाउद्दीन खिलजी फुटबॉल बना देगा। तो इस हिसाब से इन्होंने सोचा कि अभी तो नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने बोला कि हमारे को थोड़ा टाइम दो और एक बार हमारे को यहाँ से जाने दो। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से कौन, यहाँ से वीरमदेव दिल्ली चला जाता है और कानड़ देव के साथ में। समय बीतता है, समय बीतता जाता है। जिस प्रकार से समय बीतता है 1-2 महीने हो जाते हैं। फिर यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी कॉल लगाता है कि हेलो। तो हाँ। तो कानड़ देव जी क्या हुआ, वापस जवाब दिया ही नहीं। तो क्या जवाब देंगे, अभी क्या हमारे क्या चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, अभी हमारे श्राद्ध चल रहे हैं। तो हमारे हिंदुओं में एक रीति रिवाज है कि श्राद्ध के अंदर शादी नहीं करते। क्या करते हैं, श्राद्ध में शादी नहीं करते हैं। तो 1-2 महीने और रुक जाओ, तो उसके बाद में श्राद्ध उतरने के बाद में शादी करेंगे। फिर क्या होता है, फिर ऊपर कोई इनके कोई दादा वगैरह कोई इनके को परिवार में कोई एक्सपायर हो जाता है। तो फिर वापस कॉल आता है कि क्या हुआ, अभी तो 4 महीने हो गए। तो अभी क्या है, नौरता आने दो, क्यों हमारे एक त्यौहार ऊपर से निकल जाए, उसके बाद में शादियाँ करते हैं। एक बार किसी के मरने के बाद में, त्यौहार निकलने के बाद में शादी करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा 1-2 महीने और रुक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। फिर 3-4 महीने होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ, कोई जवाब कोई नहीं, जवाब तो दो कम से कम, ये फिरोजा यहाँ पे परेशान कर दिया हमारे को। तो क्या बात सुनो, अभी हमारे क्या चल रहा है, मल महीना चल रहा है। क्या चल रहा है, मल महीना चल रहा है। मल महीने में हमारी शादियाँ नहीं करते। अलाउद्दीन फ़ोन करके बोलता है कि दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका। तो वापस कानड़ देव जवाब देता है कि आपका दिमाग खराब है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 6-7-8 महीने से गोलियां दे रहे कि ये है वो है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे को शादी नहीं करवानी है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से उनसे चिढ़ जाता है और वापस उनके विपरीत बोलता है कि देख लेना। तो वापस कानड़ देव बोलते हैं कि आप जो करना है वो कर लेना, लेकिन हम शादी नहीं करवाएंगे। इस प्रकार से ये बात आगे तक बढ़ती है। और इसके बाद में जो 1308 के अंदर ये सिवाना का दुर्ग जीतने के लिए आक्रमण करते हैं और 1311 में वापस जालोर पर आक्रमण करते हैं। दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी एक का 1308 का आक्रमण, ये अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगता है कि जैसे हम जिस प्रकार से जालोर पर दुर्ग पर आक्रमण करेंगे तो सबसे पहले जो जालोर दुर्ग की कुंजी है, जो सिवाना दुर्ग, जिसे दोस्तों जालोर की कुंजी कहते हैं, सिवाना दुर्ग पर ये आक्रमण करता है। क्या पता डर डरा कि इनके मन में थोड़ा वहम हो जाए और ये बात मानने को तैयार हो जाए और हमारी बात बन जाए। लेकिन कानड़ देव चौहान कहाँ डरने वालों में से था। तो जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग कहलाता है। यहाँ आक्रमण सिवाना शासक सातल देव पर होता है। किस पर होता है दोस्तों, सिवाना के शासक
थे जिनका नाम था सातल देव पर यह होता है। और ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, कहाँ पे? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। और ये हल्देश्वर पहाड़ी पर है। किस पर है? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? वीर नारायण पंवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1308 में सिवाना का शासक कौन था? सातल देव। सातल देव के साथ साथ इनके साथ एक को था दोस्तों सोमदेव। कौन था? सोमदेव। सोमदेव। सेनापति इनका देखेंगे तो सेनापति जिनका नाम था भावला पंवार। क्या था? भावला पंवार। लालच में आकर मामदेव कुंड में गाय का खून मिला देता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको अपने वश में लिया जाता है और विश्वासघात करके भावला पंवार क्या करता है कि जो इनके अंदर मामदेव कुंड था उसके अंदर क्या मतलब खून मिला देता है। कुंड में खून मिला, यहाँ पे 1-2 महीने तक घेराबंदी रहती है। उसके बाद में जब नहीं मानता है तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भावला पंवार को बुलाया जाता है। इनके साथ में विश्वासघात इसको बना के इनको बोलते हैं कि क्या करोगे, सारी उम्र यहाँ पे सेनापति बन के रहोगे, यहाँ पे राजा बनने का प्लान है? तो क्या सर सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन पूरे नहीं कर पा रहे, तो मैं पूरे करवाता हूँ, जैसा बोलूँ वैसा करो। तो क्या इनके जाने के बाद यहाँ का राजा आपको बनाऊंगा। तो इनको एक के द्वारा कान भर के विश्वासघाती बना के और भावला पंवार के द्वारा लालच में आके मामदेव कुंड में गाय का खून मिला दिया जाता है। इस प्रकार से सेना पूरी त्रासनाश हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है। क्या लड़ा जाता है दोस्तों? युद्ध लड़ा जाता है और सिवाना पर एक आक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? सिवाना पर एक आक्रमण हो जाता है। सेनापति कमालुद्दीन गुरुग होता है, जिसका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का कमालुद्दीन गुरुग होता है। और ये 1308 में आक्रमण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1308 में आक्रमण हुआ था। कैसे किया? तो दोस्तों किसके द्वारा? सातल देव के द्वारा किया गया और जोहर मेणा देव के द्वारा। जोहर किसके द्वारा किया गया? मेणा देव के द्वारा किया गया। इस प्रकार से मेरे को तो ये लगता है यहाँ तो हमारे यहाँ विश्वासघातियों की कमी नहीं थी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को विश्वासघाती बनाना आता था, इन्होंने ही विश्वासघात किया। आगे जाके सिवाना के दुर्ग के बाद में जालोर में भी एक विश्वासघात करके भायल सैनिक के द्वारा विश्वासघात करके उसमें भी इस प्रकार से विश्वासघात किया गया था। सिवाना दुर्ग का प्रथम शाखा 1308 में हुआ था। वो भावला पंवार की हत्या कर दी गई। उसको बोला चल तेरे को बनाते हैं यहाँ का राजा, और उसकी ही हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? कमालुद्दीन गुरुग की। उन्होंने सोचा तुम तुम्हारे खुद के सेवक के नहीं हो सकते, उनको धोखा दे सकते हो तो तुम हमारे क्या होगे। इस प्रकार से कमालुद्दीन गुरुग के द्वारा भावला पंवार की क्या कर दी गई दोस्तों? हाथी के पैरों के नीचे कुचल के उसकी हत्या कर दी गई दोस्तों। सिवाना पर अधिकार कर पवित्र नाम और सिवाना पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और इस प्रकार से सिवाना पर अधिकार करके इसका परिवर्तित नाम कर दिया गया खैराबाद। क्या नाम कर दिया गया? खैराबाद सिवाना का नाम कर दिया गया। सिवाना का दूसरा शाखा कलाजी रायमलोद के काल में हुआ था। जो सिवाना का दूसरा शाखा हुआ था कलाजी रायमलोद के काल में हुआ था। इस प्रकार से कुछ समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी थोड़े समय बाद चुप रहते हैं। फिर वहाँ पे दिमाग में आती है कि या तो जिंदा या मुर्दा किसको लेके आना है? कानड़ देव और वीरम देव को। तब ये बात फिरोजा सुनती है कि बापू गड़बड़ मत करो, क्या अभी तो मेरे सपने सपने रह गए। क्यों? कि अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, नजरों से नजरें नहीं मिली और आप ऐसी बातें कर रहे हो। फिरोजा को पता था बहुत ही कमीना आदमी है ये अलाउद्दीन खिलजी और उनको छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार से जब ये उनके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है कि आज यदि मेरी माँ होती ना तो मेरे को ये दिनड़े नहीं देखने पड़ते। फिर वही शब्द बोलता है अलाउद्दीन खिलजी कि यदि तेरी माँ का ही सब सोच ले। किसके? जो चिमना बेगम मैंने आपको बताई थी। कौन? चिमना बेगम। जो ये क्या हुई उनके साथ में जो रणथंभौर के अंदर चले गए थे और वहाँ पे रणथंभौर के अंदर शरण दी थी। किसने? वहाँ पे देखेंगे तो उनको ही शरण दी थी, जिसके नाम था, जिनके प्रेमी थे चिमना के, एक का नाम मीर मोहम्मद शाह और एक था केबरू के। ये था तेरी माँ के ही कारनामे हैं। इस प्रकार से फिर भी फिरोजा जिद करती है कि नहीं मुझे मिलना है और शादी करनी है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी एक बार फिर से सोचता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर सोचने के बाद में कि चलो, इनकी एक धाई माँ थी जिनका नाम मैंने आपको बताया था पहले की अगली क्लास में। इनकी धाई माँ थी जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने बोला कि अपनी धाई माँ को भेजो। किसको भेजो? धाई माँ, जिसका नाम फिरोजा था। क्या था? फिरोजा की दाई में गुलविशित। क्या था? गुलविशित था। गुलविशित को बोला कि अब आप ही जाओ, कहाँ पे? कानड़ देव के पास जाओ और वहाँ जाके उनको समझाओ कि ऐसी ऐसी बात है, आप ये मत करो, मान जाओ। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
उनकी जो जिन्ना बेगम की एक तो चली गई थी, लेकिन फिरोजा की धाई माँ थी जिनका नाम था गुल विहिस्त। गुल विहिस्त को कानड़ देव के पास भेजा जाता है और गुल विहिस्त वहाँ जाके कानड़ देव को पूरी बात बताती है कि वो खाना ही नहीं खाती है, टाइम पे सोती भी नहीं है और ऐसी ऐसी बावली बावली बातें करती है, बोली बोली बातें करती है कि आप कुछ करो नहीं तो वो मर जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे तो नहीं चलेगा, वीरमदेव को कि बच्चों की बातें आपस में पूछ लेते, वीरमदेव को पूछते हैं। तो वीरमदेव के पास जाते हैं तो वीरमदेव को गुल विहिस्त मिलती है और बताती है कि फिरोजा के ऐसे ऐसे हाल है। तो उस वक्त एक ही शब्द बोलता है वीरमदेव कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जे हूँ परणो तुरकणी तो उल्टो उगे भाण, कि मारा मामो लाजे भाटिया मतलब मेरा ननिहाल है वो भाटी, जो भाटी पाए वो लज्जित होता है, और मारा जो कुल है मारो चौहान, जो मारा कुल चौहान लाजे कि जे हूँ परणो तुरकणी, जे यदि मैं मुसलमानी से शादी करूंगा तो मारो मामो लाजे भाटिया ने कुल लाजे चौहान और ते उल्टो उगे भाण, जे तुरकणी परणो तो उल्टो उगे भाण, कि सूर्य जो पूर्व दिशा से उगना उगकर पश्चिम में उगेगा। इस प्रकार से ये उनको जब सुनाता है तो वो जो आई थी गुल विहिस्त इस बात से समझ जाती है और वहाँ से वापस चली जाती है और वापस जाके अलाउद्दीन खिलजी को बोलती है कि वो तो मानने वाले नहीं है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का 1309 में एक बार फिर से आक्रमण होता है। क्या होता है? 1309 में एक बार फिर से आक्रमण होता है। इस आक्रमण के समय जालोर की सेना के साथ मलकाना से युद्ध लड़ा गया। किससे युद्ध लड़ा गया? मलकाना में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में एकी का सेनापति शम्स खान पराजित हुआ और इस सेना के अंदर शम्स खान एकी का सेनापति पराजित हुआ और शम्स खान पता नहीं अपनी फैमिली को भी साथ में लेके आया था। क्या लेके आया था? अपनी परिवार के साथ सेना में परिवार को साथ में लेके पता नहीं किस बंदोबस्त से आया था कि उधर से जाएंगे और जैसलमेर घूम के आएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। सब सेना को और उसके शम्स खान के परिवार को बंदी बना दिया और यहाँ पे झाड़ू पोछे लगाने के लिए छोड़ दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला तो उनको बहुत ही बुरा लगा। फिर इस प्रकार से बात सुनी तो शम्स खान को छुड़ाने के लिए इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए 1311 में वापस किस पर आक्रमण किया? जालोर पर फिर से आक्रमण करने की सोची। फिर बोली वहाँ पे फिरोजा बापू, तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने बोला अब बापू कुछ नहीं, मैंने मेरी जिंदगी में इतनी आदत किसी की गुलामी नहीं की, किसी की नहीं सुनी, बस आपके कहने पर इतना मैं कुछ किया, लेकिन अब कुछ हासिल नहीं होने वाला है तो अब मैं वहाँ पे आक्रमण करूंगा। इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन गुरक था और इस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? कमालुद्दीन गुरक था। कानड़ देव का सेनापति दया बीका था। कौन था? कानड़ देव का सेनापति दया बीका था। दुर्ग की 3 से 4 माह घेराबंदी रखी, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर दया बीका के साथ कूटनीति अपनाई। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है और जालोर के चारों तरफ घेराबंदी करके रखती है। घेराबंदी करके रखने से किस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं होती है, तो उस प्रकार से एक कानड़ देव के सेनापति थे जिनका नाम था दया बीका। क्या नाम था दोस्तों? दया बीका। दया बीका के साथ में फिर वही जो सिवाना के अंदर कूटनीति विश्वासघाती अपनाई थी, वही कानड़ देव के साथ में ही ये क्या करते हैं? कूटनीति और विश्वासघात अपनाता है और इसी को यही लालच देता है कि राजा बनना है का यूं ही सेनापति बन के पूरी उम्र निकालनी। तो इन्होंने बोला मुझे राजा बनना है, तो इन्हें लालच देता है कि किस प्रकार से इस दुर्ग के अंदर घुसा जाए। तो दया बीका ने बोला कि देखो यहाँ की जमीन ही बहुत ही कठोर है और दीवारें बहुत ही मजबूत है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जिस प्रकार से आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कहाँ से जमीन पोसरी है, कहाँ से जमीन पोली है और कहाँ से दीवार कमजोर है। इस प्रकार से इनके कहने पर दया बीका ने बोला पूरे गांव के अंदर डंडोरा पिटवा दो कि जो राई आती है दोस्तों, जो आपने राई का दाना सुना है, वो राई बहुत ही एक ऐसा राई के जो अंकुरित थी, जल्दी अंकुरित होती थी, अंकुरित जल्दी होती, शाम को आप डाल दो, सुबह तक वहाँ से फल निकल जाएगा, तो फूट जाएगा, वहाँ से अंकुरित हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरे तो इन्हें दया बीका ने बताया कि जहाँ से पोसरी जमीन होगी राई छिड़काव कर दो, पूरी रात में जो गांव से राइया मंगा दो जिसके पास राई है, और पूरे किले के साइडों में आसपास में छिड़क दो। जहाँ से पोसरी जमीन, जहाँ से पोली जमीन होगी वहाँ से सुबह अंकुरित फूट जाएगा। जहाँ से अंकुरित फूटेगा वहाँ से पता चल जाएगा कि इस जगह ये जमीन पोसरी है, पोली है, और जहाँ से नहीं फूटेगा वहाँ से जमीन बहुत ही कड़क है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गाँव के अंदर एक डंडोरा पिटवाया जाता है और उस प्रकार से कि जिसके पास भी राइया है वो राई सब लेके आ जाओ, वो मतलब बहुत ही अच्छे भाव से आपसे राई ली जाएगी। इस प्रकार से सब गांव के लोग राई लेके आते हैं और राई का छिड़काव कर दिया जाता है। और सुबह होता है, कोई एक आदमी सुबह राई लेके आता है, भागता भागता सब राई
तो उस टाइम तो अलाउद्दीन खिलजी मना करता। तब से कहा गया है कि राई और भाव रत्ते ही गया, राई और भाव रत्ते ही गया, राई के भाव रात को ही थे, अब कुछ नहीं। इस प्रकार से कूटनीति जो किसने अपनाई थी, ये दहिया बीका के द्वारा अपनाई गई थी। किसके साथ में, कानड़ देव के साथ में। कानड़ देव उसकी गुप्त मार्ग बता देता है, दहिया बीका गुप्त मार्ग बताकर कमालुद्दीन गुरु क्षत्रिय के पेश, जहां क्षत्रिय उसे हत्या कर देती है। तो दहिया बीका है गुप्त मार्ग बताकर कमालुद्दीन गुरु को बताकर और क्षत्रिय के पास, जहां क्षत्रिय ने इनकी हत्या कर दी। जो इनकी क्षत्रिय थी दहिया बीका की, जो क्षत्रिय है उसकी जो पत्नी थी, जिनका नाम दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको हीरा। क्या मिलता है दोस्तों, हीरा मिलता है। तो हीरा दोस्तों क्या हीरा के पास जाता है, किसके पास जाता है, जिसका नाम था हीरा दे। हीरा दे के पास में जाता है कि अब के वर्ष तुझे यहाँ की रानी बना दूंगा। तो भाई उन्होंने सोचा भी आज तक खुश किससे है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो ये बताएगा, एक दो पैक और देती है। क्या देती है, एक और पैक, 2 पैक और देती है। बताया कितनी खुश कैसे हो, तो अब के बरस तुझे धरती की रानी बना दूंगा। तो वो हुआ क्या है, तो वो पूरी बात सुना था। ये बात थी सुनते ही क्षत्रिय हीरादेव इनकी क्या कर देती दोस्तों, हत्या कर देती है। हीरादेव मन में सोचती है कि जो अपना जमीन बेच के आया, जो अपनी जमीन बेच के आया है वो क्या कर सकता है। इस प्रकार से गुस्सा होती है और हीरादेव ने ही पति की क्या कर देती दोस्तों, चाकू निकालती और गर्दन काट देती है दोस्तों। कानड़ देव ने केसरिया किया, जबकि जैतल देवी ने जोहर किया। इस प्रकार से जब ये मामला गुजर जाता है तो वहाँ पे गुप्त रास्ते पता चल जाती है और वहाँ से ही कानड़ देव ने केसरिया किया और जबकि जैतल देवी ने जोहर किया। यहाँ जालोर दुर्ग का प्रथम शाखा था दोस्तों। ये जालोर दुर्ग का किसा शाखा था, प्रथम शाखा था जालोर दुर्ग का। सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा कलाजी रामलोद के समय हुआ, जिसमें बूंदी शासक सुरजन सिंह की पुत्री भान कौर ने जोहर किया था दोस्तों। फिर देखेंगे वीरमदेव चौकी के पास आशापुरा माता के आगे वीरमदेव ने आत्महत्या की। तत्पश्चात फिरोजा ने यमुना में नदी में कूद कर जान दे दी और वीरमदेव ने ही अपने आशापुरा माता के आगे, मंदिर के आगे वहाँ पे आत्महत्या या अपना गला काट दिया। तत्पश्चात फिरोजा ने यमुना में कूद कर जान दे दी। इस प्रकार से जब वहाँ पे गला कटा हुआ ही लेके जाते, गला कटा हुआ अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गला कटा हुआ फिरोजा के सामने लेके जाते हैं, तो जिस प्रकार से फिरोजा के सामने थाली में जब गला कटा हुआ सामने रखते हैं, तो उस वक्त ही जब गला होता है कटा हुआ, वो वहीं से ही अपना शीश घुमा लेता है पीछे। मरी हुई इंसान की गर्दन ही जो है कि सामने फिरोजा को देखना तक पसंद नहीं करती, वो गला वापस पीछे की तरफ मुंह मुड़ जाता है। तब वहाँ पे फिरोजा बोलती हैं कि तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, कि तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, मारे भो भोरा भरतार शीश न फेरो सोनगरा। कि अब तज तुर्कानी, मैंने तो मुस्लिम तरफ तब ही छोड़ दिया था हमारा भरतार, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी, जब मैं आपको पहली बार आपको मैंने देखा था, मैंने मुस्लिम तरफ तब ही त्याग दिया था। उस वक्त ही मैं तो हिंदुआनी हो गई थी। मारे भो भोरा भरतार, भो मतलब जन्म जन्म, मेरे जन्म जन्म के भरतार, अब शीश ना फेरो सोनगर, अब तो शीश मत घुमाओ। इस प्रकार से बोल के वो सीधा यमुना नदी में कूद के अपनी क्या कर देती दोस्तों, अपनी जान दे देती हैं। फिर आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम जलालाबाद कर दिया और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम जलालाबाद कर दिया। दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाही दरवाजा बनवाया, जिसे तोपे मस्जिद कहते हैं। क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाही दरवाजा बनाया गया, जिसे तोप ये मस्जिद कहा गया। दुर्ग के अंदर फिरोजा का मकबरा बनाया गया और इसी ही जालोर के दुर्ग में फिरोजा का मकबरा बनाया गया। वीरमदेव ने 3.5 दिन तक जालोर की राजगद्दी पर आसीन, और वीरमदेव 3.5 दिन तक जालोर की राजगद्दी पर आसीन रहे दोस्तों। इस प्रकार से ये थे हमारे जालोर के राजा। कैसे लगा आपको हमारी क्लास, अच्छी लगी हो हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। इस प्रकार से आगे वाली जो हमारी क्लास रहेगी, जो हमारे जालोर के चौहान के बाद सिरोही के चौहान, उसके बाद कोटा के चौहान, एक ही क्लास पीछे बची है, बाकी वाली चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।